हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हो कि नवाज सर की क्लास लगातार आपके लिए एक के करके एक आती जा रही है और आप इंटरेस्टिंग रूप से एक एक फैक्ट को एंजॉय कर रहे हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देखने जा रहे हैं भारत के भूगोल की अगली सीरीज नवाज सर के साथ। तो चलिए, अब तक एक सामान्य जानकारी आपने भारत के भूगोल के बारे में जान ली है और समझ ली है, जिसमें आपने देखा होगा भारत का सामान्य परिचय, उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, और साथ ही साथ उसके द्वीप समूहों के बारे में जाना होगा और बहुत सारी अन्य जानकारियां आपने प्राप्त कर ली होंगी। उम्मीद है आप नोट्स भी क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन आज की जो क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें जो टॉपिक लिया गया है वो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें तथा घाटियाँ। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एक वनडे एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे में ये भारत की झीलें और घाटियों का जो आप अभी पूरी स्लाइड, पूरी वीडियो देखने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीडियो पूरी तरह से फैक्चुअल बेस्ड है। इसमें कॉन्सेप्ट कम है, इसमें फैक्ट ज़्यादा है। यानी जितना ज़्यादा आप इसे याद कर पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे, उतना ही बेनिफिशियल होगा। झीलों का निर्माण कैसे होता है ये बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, मैं उसे थोड़ा सा समझा दूंगा। लेकिन ये झील कौन से राज्य में पाई जाती है, कौन सबसे बड़ी झील है, कौन खारे झील का है, किस राज्य में कौन सी झील अवस्थित है, ये मिलान करने को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आज की जो क्लास है ना वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है, जिसमें कॉन्सेप्ट की मात्रा आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, भारत की झीलों और घाटियों के बारे में। अब भारत की झील और घाटियों का ये पूरा मैप आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी मैपिंग आपके सामने उपलब्ध है, इसको आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स की इस बार शामिल कर दी गई है आपकी इस पीपीटी में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन करें इसको जूम करके। ठीक है, देखिए जो ये झीलों का निर्माण होता है ना, झीलों के निर्माण के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, ज्वालामुखी रहा हो, पहले ज्वालामुखी रहा हो। इससे झीलों का निर्माण कैसे होता है, मान लीजिए कि ये स्थलखंड है, यहाँ दरारी उद्भेदन से क्या हुआ, ज्वालामुखी लावा निकला और यहाँ काफ़ी गाढ़ा लावा निकला, यानी ये सीमा से बना होगा सिलिका और मैग्नीशियम। और जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये ज़्यादा शान हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का मतलब ज़्यादा गाढ़ा निकला और यहीं पे जमता चला गया। तो जिस चीज़ का निर्माण हुआ वो क्या हुआ, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे आप तंजानिया में देखेंगे माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में अवस्थित है, अफ्रीकी देश है तंजानिया। ठीक है, ये क्या है, आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट विशुवियस, माउंट वियना, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सभी आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ऐसे में जब ये ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाता है ना, तो उसके बाद ये जो क्रेटर होता है, ऊपरी हिस्सा क्रेटर कहलाता है। इसी क्रेटर में वर्षा जल भर जाए और नीचे से जब पाइप खाली हो जाए, ज्वालामुखी की लावा अब ना निकल रहा हो, तो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और ये भर करके धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ये कहलाता है झील। एक ये कारण है। दूसरा, मैदानी इलाकों में झीलों का निर्माण कैसे होता है, नदियाँ क्या होती हैं, काट छाट करती हैं मिट्टी को, अपने तट के किनारों को, और ऐसे करके वो मार्ग परिवर्तित करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नदी सीधी चल रही थी, कभी इस रूट पे ये नदी थी, इस रूट पे ऐसे जाया करती थी। यहाँ देखिए ये नदी कभी ऐसे जाया करती थी, लेकिन कट छांट करके इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। तो इन नदियों के द्वारा भी जो झीलें बनती हैं उनको कहते हैं गोखुर झील। और ऐसी झीलें उत्तर भारत के विशाल मैदान में आपको देखने को मिल जाएंगी।
कुछ झीलें जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों में क्या होता है कि जब जाड़े के दिन आती हैं तो बर्फबारी से ढके होते हैं, और फिर उसके बाद जब गर्मी के दिन आते हैं तो ये हिमनद ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इस तरह से यहाँ पे झीलों का निर्माण होता है। जैसे पेंगोंग झील आपने देखा होगा, लद्दाख में अवस्थित है। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ ऊपर देखिए मैप में आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर लद्दाख में पैंगोंग झील दिख रहा है आपको, पैंगोंग तोशे झील, फिर उसके बाद सूरज झील, नाक्रो झील, ऐसे करके कई सारे झील जो हैं पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हैं झीलों के निर्माण का, लेकिन वहीं कुछ तटीय क्षेत्र में भी झील पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए पुलिकट झील आप देख रहे हैं, यहाँ चिल्का झील देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तटीय क्षेत्रों में समुद्रों की कटान के बाद जो एक स्थलखंड बच जाता है, मान लो कि ये मेन लैंड बॉडी है, ठीक है, ये मेन लैंड बॉडी है यानी मुख्य स्थलखंड है, और इससे जुड़ा हुआ ये एक पोर्शन था और चारों तरफ से समुद्र थे, समुद्री जल था, और धीरे धीरे काट छांट करके इसने क्या किया, ये पोर्शन अलग कर दिया और यहाँ जल की मात्रा भर गई। तो ऐसे में ये लैगून झील कहलाता है। जैसे क्या है, चिल्का लेक, पुलिकट लेक दिखेगा आपको, यहाँ वेम्बनाड दिखेगा, पेरियार झील दिखेगी, ठीक है, ये सभी झील आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह के गर्त वाले, गर्त यानी गहराई, यानी ये मान लो सामान्य परत है। आप सबकी शिकायत आ रही थी, कई सारी क्लास में मैंने पूरे कमेंट्स देखे आपके, और हमें तो आपके लिए ही क्लास चलानी है ना, ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का कंसर्न लिया जाए और व्यापक रूप से जहां एकदम फैक्ट हो वहां भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिलें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो और आप नोट्स मेक कर सको और अच्छे से रिवीजन करो। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर आप कितना भी पढ़ लो, वो चीज़ें एग्जामिनेशन में आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के गर्त वाले हिस्से में जहाँ जल एकत्रित हो जाता है वहाँ झीलों का निर्माण होता है। भारत में कई सारी झीलें अवस्थित हैं जो एक दूसरे से अपनी आकृति तथा अन्य विशेषताओं के कारण अलग अलग प्रतीत होती हैं, ठीक है, यानी उनकी आकृति अलग अलग हो सकती है, विशेषताएं जैसे हमने क्या बताया आपको, कुछ पर्वतीय हैं, कुछ मैदानी हैं, कुछ पठारी क्षेत्रों पे हैं, कुछ तटीय हैं, तो अपने आप में अलग अलग विशेषताओं वाली हैं, कुछ खारी हैं, कुछ मीठी हैं। अधिकतर झीलें स्थायी प्रकृति की होती हैं। स्थायी प्रकृति का मतलब यानी उसमें सदा जल भरा रहता है, तथा कुछ केवल मानसून के सीजन में ही पानी से भरी होती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठार की अगर झीलें होंगी आंतरिक रूप से यानी स्थलखंड के अंदर, तो उसमें जब वर्षा जल होगा तभी झील होगी, नहीं तो नहीं होगी। कुछ कृत्रिम झीलें होती हैं जिसका निर्माण नदियों पर जलाशय बना करके जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करके अलग से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे रिहंद नदी जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से होकर बहती है, वहाँ रिहंद बांध बनाया गया और उसी के किनारे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी झील का निर्माण किया गया। ये मानव ने किया तो इसको कृत्रिम झील कहेंगे। ये झीलें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, अंतर्देशीय अपवाह झील तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली झीलें, यानी जहाँ पर क्या हो, काफ़ी अर्धशुष्क स्थान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश ना होती हो। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा मैप लगा दिया है मैंने। ये मैप में आप अलग अलग चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ऊपर से हम देखते हैं लद्दाख में आप क्या देख रहे हैं, देखिए पैंगोंग झील मिल रही है आपको, फिर सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको ताल, ये हिमाचल प्रदेश में, फिर रेणुका लेक, फिर उसके बाद आप और हिमाचल प्रदेश में देखिए महाराणा प्रताप सागर, कज्जर सागर, यहाँ डल लेक, मानसब्बाल, वुल्लर झील, ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में है, पंजाब में है, कांजी लेक, हरिके झील, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे रोपण झील भी अवस्थित है, ठीक है। यहाँ देखिए रूपकुंड, सातल लेक, भीमताल, नैनीताल इसमें पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए भोजताल, तवा रिजर्वायर, पुष्कर लेक, सांभर लेक, यहाँ देखिए देवभर लेक, यहाँ देखिए हरमिरसर लेक, यहाँ शिव सागर लेक महाराष्ट्र में, यहाँ देखिए आप
वेमनाड मिलेगा आपको, यहाँ अस्तामुडी मिलेगा आपको, वेल्लई लेक मिलेगा, फिर यहाँ पुलिकट लेक है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कालीवेली लेक मिलेगी आपको, यहाँ देखिए उस्मान सागर, ठीक है, हुसैन सागर या हिमायत सागर, ये सभी कहाँ हैं, तेलंगाना में है। कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में, चिल्का लेक, ये सभी देखिए। यहाँ लोकटक झील काफ़ी फेमस है, ठीक है, तैरता हुआ पार्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे डांसिंग डियर पाई जाती है, डांसिंग हिरण, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर कूद करके ये हिरण आती जाती है और अपना चारा खाती है, ऐसे में इसे डांस करता हुआ देखा जा सकता है, लगता है कि डांस कर रही, इसलिए इसे डांसिंग डियर कहा जाता है। आईयूसीएन की लिस्ट में ये भी वनरेबल कैटेगरी में शामिल है। तो ये आईयूसीएन क्या होता है, आईयूसीएन जो है एक यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गेनाइजेशन है। आज होमवर्क है, इसके बारे में पढ़िए। ये नैरोबी में जो है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है, केन्या के नैरोबी में, केन्या जो देश है अफ्रीका का। भारत में अवस्थित जो झीलें हैं ना, वो कई सारी झीलों का निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादरों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हुआ है। वायु से कैसे होगा, यानी मान लो कि ये एक मरुस्थलीय इलाका है, ये पूरा कंकड़ पत्थर से बने हुए ऊपरी सतह हैं, और ऐसे हवा आई और यहाँ उठा करके गर्त बना दिया और दूसरी जगह क्या हुआ, इन बालू के कणों को दूसरी जगह निक्षेपित कर दिया, तो यहाँ पे अलग से बालू का स्तूप बन गया और यहाँ गर्त बन गया, और यहाँ जब वर्षा जल थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ तो यहाँ झील का निर्माण हो गया, तो वायु अपर्दन से हो जाता है। नदियों के द्वारा गोखुर झील और मानवीय क्रियाकलाप यानी जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से, ठीक है। नदियां विसर्ग बनाते हुए अपने बाढ़ वाले क्षेत्र में मार्ग परिवर्तित करते हुए कई सारे गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं, अभी मैंने बताया। तटीय क्षेत्रों में यह नदियां रोधिकाओं के माध्यम से लैगून झील का, देखिए ये देखिए, ये दक्षिण भारत है, यहाँ है और यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे तटीय रोधिकाएं, रोधिकाएं मतलब ये स्थल खंड का हिस्सा है और समुद्र में बीच में तट के आगे बसता है, तो इसको इस किनारे पे यहाँ पे जो समुद्र के पानी होंगे इसको लैगून कहते हैं। तो यहाँ कौन सा है, यहाँ पे आप कोलेरू देखेंगे, कोलेरू, और यहाँ देखेंगे पुलिकट, पुलिकट, और यहाँ आगे देखेंगे यहाँ चिल्का, चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर। जैसे चिल्का लेक, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये क्या है, लैगून झील के उदाहरण है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्देशीय झीलें मौसमी प्रकृति की होती हैं, जैसे राजस्थान का सांभर झील जो कि एक लवणीय झील का उदाहरण है, जिसका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए सांभर लेक सिटी का ये पूरा मैप लगाया गया है, देख लीजिए। यहाँ देखिए नमक का निर्माण किया जा रहा है, डैम बनाया गया है, देखिए डैम बनाया गया है, यहाँ नमक का निर्माण हो रहा है, और ये क्या है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ऐसे में इस लेक को क्या कहते हैं, ये अंतर्देशीय है, ठीक है, अंतरस्थलीय अंतर्देशीय। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जो मुख्यतः हिमानियों यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं। जम्मू कश्मीर में अवस्थित वूलर झील, अक्सर आपने नाम सुना होगा, ये भूगर्भिक क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे तुरंत आप नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत की मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील जो है वो वुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और ये प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है, ठीक है। इसके अलावा डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी, ये क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी वाली झीलें हैं जो हिमालय के क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जिसमें डल झील आप देख रहे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में, भीमताल, नैनीताल, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, लोकटक मणिपुर में है, बड़ा पानी का भी क्षेत्र है इन्हीं हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है।
नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए गए बांधों से भी झीलों का कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे गुरु गोविंद सागर झील भाखड़ा नागल परियोजना पर बनाया गया है, तो वहीं रिहंद बांध पर गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया है। ये यूपी में अवस्थित है। तो ये देखिए, ये आपका ऊपर अवस्थित है उत्तर भारत में, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे अवस्थित है। अब ऐसे में क्या है कि यहाँ से ये जो झील का निर्माण होता है ना, ये नदी ऐसे गिरती है और कृत्रिम रूप से दूसरी जगह निकाल करके इसका पानी झील का निर्माण करके यहाँ पे मत्स्य उत्पादन भी किया जाता है और यहाँ से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उन इलाकों में जहाँ पे वर्षा जल अच्छे से नहीं पहुँच पाती या फिर मीठे जल या पेयजल की समस्या बनी होती है। इसलिए जल विद्युत परियोजना अपने आप में कई सारी विशेषताएं ली होती हैं, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का नाम दिया जाता है, क्योंकि उनके उद्देश्य कई सारे होते हैं। झीलों के महत्व की बात की जाए तो झीलों का महत्व अगर जानना हो तो गुलमर्ग जाइए, डल झील जाइए और देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये आपके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इन झीलों से ना कई सारी समस्याएं भी हैं और कई सारे लाभ भी हैं। तो समस्याएं क्या हैं इनकी? समस्याओं की बात की जाए तो इन झीलों का पानी अक्सर क्या होता है, अगर पर्वतीय क्षेत्र में है तो जम जाती हैं, फिर पीने का जल अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे डल झील अक्सर जाड़ों में पूरी तरह से जम जाती है, ठीक है। फिर झीलें मानवीय सभ्यता के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। यह नदियों के बहाव को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि नदियों के किनारे ही झीलों का निर्माण होता है, उन्हीं से जो है पानी वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। साथ ही साथ अत्यधिक वर्षा के समय या बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सोखती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या को सीमित करती हैं। मान लो ये नदी की मुख्य धारा है और यहाँ वर्षा हुई और अत्यधिक पानी भर गया, लेकिन यहीं से एक कैनाल द्वारा यहाँ बगल में झील बनाई गई है जिसमें पानी जो है अभी कम बना हुआ है, तो इसका अधिक पानी अपने आप यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस शहर में अगर बसावट है, मानवीय बसावट है, तो उन पर बाढ़ का खतरा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त पानी उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा झीलों का प्रयोग जो है जल विद्युत परियोजना के लिए भी किया जाता है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में भी इसका अत्यधिक योगदान है। मत्स्य मतलब मछली उत्पादन में इनका योगदान है, ठीक है। या आसपास के क्षेत्र में जलवायु को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। कैसे? क्योंकि इन झीलों से ही क्या होता है, आप देखते हैं समुद्री समीर और स्थलीय समीर चलती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, इन क्षेत्रों में एक बेहतर इन्वायरमेंट बना रहता है, समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, ठीक है। झीलें प्राकृतिक सुंदरता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। यहाँ देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की एक झील है, ये शायद डल झील का ही चित्र है। ऊपर हिमालय की वादियाँ हैं, ठीक है, जो मानवीय सभ्यता के लिए पर्यटन और मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध कराती हैं। भारत में झीलों का निर्माण उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में अधिकांशतः हुआ है, परंतु मैदानी भागों में यह कम ही दिखाई देती हैं। फिर भी झीलों को उनके उद्भव के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे भाई? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन झीलों का निर्माण किन किन कारणों से हो सकता है। पहला कारण है विवर्तनिकी क्रियाओं द्वारा। विवर्तनिकी क्रिया क्या होती है? यानी हम जानते हैं बहुत पृथ्वी पर अलग अलग प्लेट अवस्थित हैं, एशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट, और फिर उसके बाद आपका अफ्रीका प्लेट, यूरोपियन प्लेट, फिर उसके बाद आप जानते हैं अमेरिकी प्लेट, फिर उसके बाद आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ये सभी क्या हैं? अलग अलग प्लेट हैं। और इसके साथ ही साथ एक ही प्लेट में कई सारे भ्रंश दरार उत्पन्न हो जाते हैं। दरार उत्पन्न होने से क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे रुका रहता है और बीच का क्षेत्र
धंस जाता है तो इसको कहते हैं भ्रंश घाटी, इनमें भी झीलों का निर्माण होता है। फिर भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा ही तो ज्वालामुखी निकलती है, ज्वालामुखी का लावा, और ऐसे में जब ये सुषुप्त हो जाती है तो उसमें वर्षा जल भर जाता है। जस्ट लाइक ये चित्र देखिए आप, ये क्या है, एक क्रेटर यानी ज्वालामुखी पर्वत है ये, और यहाँ पे क्रेटर पुराना हो गया, यहाँ से अब कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है, लावा का निक्षेपण नहीं हो रहा है, ऐसे में इसमें वर्षा जल भर गया और ये झील बन गई है। ठीक है, कश्मीर का बुल्लर झील जो है भूगर्भिक क्रियाओं से ही बना हुआ है, जो झेलम नदी पर अवस्थित है। इस पर विवर्तनिकी क्रिया का प्रभाव है। यह भारत के मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील है। इस झील पर तुलबुल परियोजना, कई बार नदियों पर और झीलों पर अवस्थित जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो तुलबुल परियोजना जो है इसी झील पर अवस्थित है, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील एक क्रेटर झील है, जिसके उद्भव को लेकर यह मान्यता है कि इसका निर्माण या तो ज्वालामुखी के क्रेटर से हुआ है या फिर किसी उल्का पिंड के गिरने से जो धसाव उत्पन्न हुआ है, जो धसाव उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, हाल ही में इसमें बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन की वजह से इसका पानी जो है पूरा पिंकिश हो गया था, पिंक हो गया था, इसलिए काफ़ी चर्चा में आया था। लोनार झील जो है रामसर साइट भी है। ठीक है, रामसर साइट के बारे में मैंने बता दिया था। 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे अवस्थित रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जो विटलैंड यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बात की गई थी। ठीक है, अब है लैगून या अनूप झीलें। ये क्या होती हैं भाई, ये देखिए, ये क्या है, मान लीजिए एक क्षेत्र है और उसके किनारे किनारे जो है ये अलग से क्षेत्र अवस्थित है, लेकिन बीच में समुद्र आ गया है तो ये द्वीप हो गए, तो ये वाला क्षेत्र जो है पूरा लैगून कहलाएगा, यानी अनूप झील है। पूर्वी तट, पश्चिमी तट भारत के विभिन्न लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। यहाँ इनमें उपलब्ध जल क्या होगा, खारा होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे, अब पहले मीठे जल वाली झील कौन सी थी, डल, अब खारे पानी वाली झील हो गई उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित चिल्का झील। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट पर अवस्थित पुलिकट झील, जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ देखिए, ये है आपका भारत, यहाँ है पुलिकट, तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप है जो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील और केरल के अष्टमुडी झील तटीय लैगून झील के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेम्बनाड झील पाया जाता है, पेरियार झील है। केरल में ही क्या है, वेम्बनाड झील भी अवस्थित है। और देखिए केरल के जो झील होते हैं ना, केरल में जो किनारे लैगून होते हैं उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कयाल कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल में जो झीलें पाई जाती हैं जो तट के किनारे, उन्हें कयाल कहते हैं, और कयाल भूमि भी कहा जाता है, कयाल भूमि। ठीक है, इन किनारे जो भूमि पाई जाती है, ये जो केरल की अवस्था आप देख रहे हैं, तो ये मालाबार तट है, मालाबार तट, और यहाँ पे जो तटीय मैदान है इसको कयाल भूमि के नाम से भी जाना जाता है, कयाल भूमि, जहाँ काजू की खेती अच्छे से की जाती है। अंतर्देशीय झील, राजस्थान में अवस्थित सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, अंतःस्थलीय यानी स्थल खंड के अंदर। इसके अलावा डिडवाना, सुखना, अनंतनाग, शेषनाग, फतेह सागर आदि क्या हैं, अंतर्देशीय झील हैं। चलिए होमवर्क नोट करिए, ये सभी कहाँ पे अवस्थित हैं, किस राज्य में आपको पता करना है। डिडवाना, सुखना, अनंतनाग, शेषनाग, या फिर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है वायु के अपर्दनात्मक क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, वायु के अपर्दन से भी झीलों का निर्माण होता है। वायु की अपर्दनात्मक क्रिया द्वारा इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। अपर्दन मतलब मैंने आपको बताया, ये मिट्टी की परत है, अचानक वायु के बहाव से क्या हो, ये कटान उत्पन्न हो जाए और ये वाला क्षेत्र उड़ करके कहीं और चला जाए और यहाँ गर्त बन जाए, गड्ढा, और फिर वर्षा जल इसमें समाहित हो जाए, या फिर अत्यधिक कटान की वजह से भूमिगत जल ऊपर आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, झील बन जाएगा।
जैसे सांभर, डिडवाना, कूचामन, सरगोल, खाटू, पंचभद्रा, लूनकरनसर आदि लवणीय झील यानी सैलाइन वाटर इसमें पाया जाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित झीलें कहलाते हैं, जिनका प्रयोग नमक साल्ट बनाने में किया जाता है। कृत्रिम झील, इस प्रकार की झीलों का निर्माण आप देखेंगे मानव ने अपने डैम के पास या मरुभूमि या मैदानों में पेयजल की उपलब्धता तथा सिंचाई के लिए किया है। ये देखिए गांव का क्षेत्र है, जैसे अभी अमृत सरोवर योजना चल रही है जिसमें पूरे देश में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अमृत सरोवर रामपुर में बना है, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में। अब ये देखिए क्या है, कहीं भी कोई नदी दिख रही है लेकिन यहाँ गड्ढा उत्पन्न किया गया और यहाँ पे जल एकत्रित किया गया नीचे से। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अमृत सरोवर बन गया। अब यहाँ से आसानी से इन खेतों में सिंचाई की जा सकेगी, पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध करके घरों तक पेयजल पहुँचाया जा सकेगा। कृत्रिम झील कौन कौन से हैं भारत में? उकाई झील, गोविंद सागर झील, पेरियार झील, पुष्कर झील, उस्मान सागर, हुसैन सागर, कोडाई कनाल झील, ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, मानव निर्मित झीलें। अब है झीलों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक आपने जान लिया झील का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रमुख तथ्य। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तथा गांधी सागर चंबल नदी पर अवस्थित प्रमुख झीलें हैं। नोट करिए तुरंत, चंबल नदी पर अवस्थित झील कौन कौन से है? दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर अवस्थित झील नहीं है? तो आप इन तीनों को देख लीजिएगा और चौथा जो ऑड होगा उसको हटा दीजिएगा, वही आपका राइट हो जाएगा। गोविंद सागर झील भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नोट करिए वापस से, मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील गोविंद सागर सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना पे निर्मित है। पेरियार झील केरल में अवस्थित है। ये कृत्रिम झील का उदाहरण है जिसका निर्माण वैगई नदी पर किया गया है। यानी ये वैगई नदी जा रही है, कावेरी नदी के नीचे अवस्थित है। हमने नदियों का क्रम दक्षिण भारत को आपको बताया था। सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वैगई। वैगई ये रही पोर्शन। तो मान लीजिए वैगई नदी बह रही है। वैगई वापस से मैं बता देता हूँ, देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वैगई। MG, KP, MG, KP, KAV। ठीक है, मेरा गोरखपुर ठीक है, MG, KP, यहाँ पे देखिए कवि कर लीजिए वैगई की जगह। मेरा गोरखपुर कवि है। मेरा गोरखपुर क्या है? कवि है, क्योंकि वहाँ फिराक गोरखपुरी का जन्मस्थल है। कहते हैं फिराक गोरखपुरी कि न बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कभी साहित्य पर भी बात करूँगा आपसे, क्योंकि शायर हूँ। आप चाहें तो कहीं भी सर्च कर सकते हैं, रहबर नवाज़ के नाम से आपको बहुत सी मेरी पोइट्री मिल जाएगी अलग अलग चैनलों पर। तो कभी एक मौका आएगा ऐसा तो मिल करके हम और सुनील सर बैठेंगे और एक अलग लिटरेरी फेस्टिवल की तरह से आपके सामने हम लोग उपस्थित होंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वैगई नदी है मान लीजिए, वैगई नदी, और इसी नदी के किनारे से पानी निकाल करके अलग झील बनाया गया है, पेरियार झील, और इसका नाम पेरियार दिया गया है प्रमुख दार्शनिक जो पेरियार थे दक्षिण भारत में, उनके नाम पर। अब देखिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर अवस्थित है, बनाई गई है। निजाम सागर मांजरा नदी पर, मंजरा बोलते हैं इसको। तुंगभद्रा सागर जो है तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। और यह सभी मानव निर्मित झीलें हैं, यानी नदियों से निकाल करके पाइप के द्वारा या कैनाल के द्वारा इन झीलों का निर्माण किया गया है। लोकटक झील, ये लोकटक झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यानी डायरेक्ट पूछे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील। इस झील में ही केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क है।
इसकी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण इसे मणिपुर की जो है जीवन रेखा कहते हैं। तो लोकटक झील कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में। केवलो लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। इस झील पर डांसिंग डियर नामक हिरण पाई जाती है। वेम्बनाड झील केरल में अवस्थित है, जिस पर वेलिंगटन द्वीप अवस्थित है। द्वीप, ठीक है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। लंबी झील 96.5 किलोमीटर है, ठीक है। और यहीं से सांसद है राहुल गांधी। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर, तुरंत नोट करिए इस पॉइंट को, ये सिक्किम में अवस्थित है और तीस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, चलामू ग्लेशियर से, चोलामू ग्लेशियर। रूपकुंड झील ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अवस्थित है और एक हिमानी झील है। इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इसे रहस्यमयी झील का भी नाम दिया जाता है, या कंकाल वाली झील का नाम, ठीक है। नल सरोवर, नारायण सरोवर झील ये गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। गिर की पर्वतमाला कहाँ है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बताइएगा। और वो किस लिए फेमस है गिर का क्षेत्र, कौन से जानवर के लिए? सूरजकुंड झील हरियाणा में अवस्थित है। सूरजकुंड का मेला लगता है, वैश्विक मेला है ये। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप मल्टीपल टाइम जा कर के इसे रिवीजन करिए और समझिए कि कैसे भारत के प्रमुख जो लेक्स हैं, झीलें हैं, वो कौन कौन से राज्य में अवस्थित हैं और उनका मिलान करने का क्रम क्या होगा। इसको इस नज़रिए से भी आप देखिएगा कि नॉर्थ टू साउथ देखिएगा, ये नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ का क्रम भी ज़रूर मिला लीजिएगा। हो सकता है ऐसे पूछ दे, या फिर यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ वाला पूछ दे, ये लगा दे क्रम में और कहे उल्टे सीधे क्रम दे करके कि इन्हें पश्चिम से पूर्व सही क्रम में लगाइए। तो इस नज़रिए से आप इस महत्वपूर्ण भारत की झीलों को देखिएगा। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है घाटियों के बारे में। भारत की प्रमुख घाटियाँ, घाटियाँ क्या होती हैं? देखिए, ये पर्वत है और बीच का जो ये गर्त दिख रहा है आपको, यही कहलाती है वैली घाटी, ठीक है। और यही प्रमुख घाटियों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्वतों को पार के आया जाया जाता है और ये काफ़ी फेमस भी होती हैं, इनके नाम काफ़ी फेमस होते हैं। इनमें कई सारे नेशनल हाईवेज़ का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है घाटियों का, ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। धरातल पर स्थित पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के बीच विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाओं जैसे नदी, हिमानी आदि द्वारा निर्मित अवतलित स्थान यानी धंसाव वाला स्थान को घाटी के रूप में जाना जाता है। भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में अगर कुछ तथ्यों की बात की जाए तो मुर्खा घाटी लद्दाख में अवस्थित है। कश्मीर घाटी या महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, याद करिए पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके बीच में अवस्थित है। यानी ये जा रही होगी महान हिमालय की श्रृंखला और फिर यहाँ बीच में होगी क्या, पीर पंजाल, और ये बीच में अवस्थित जो घाटी दिखेगी आपको वो कश्मीर घाटी है, ठीक है, जहाँ से बानिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसके बाद नुब्रा घाटी, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित है जो कि लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमने पढ़ा था कि विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर अवस्थित ये एक युद्ध ग्लेशियर है, युद्ध भूमि है। कुल्लू घाटी, इसे 7 दिन के दशहरे त्यौहार के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पे 7 दिन का दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और 2 श्रेणियाँ धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। कांगड़ा घाटी, यह सांस्कृतिक और पर्यटन के रूप में जानी जाती है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवस्थित है। वहीं लाहौल स्फीति घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है, जिससे होकर चंद्र और भागा नदी प्रवाहित होते हैं, ठीक है। नेलांग, दून, जोहार, फूलों की घाटी, यह सभी उत्तराखंड में अवस्थित है। ये फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। मिलान करने को आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। दून घाटी जो है वो शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। हम जानते हैं महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय पड़ता है। तो ये मध्य और शिवालिक के बीच में जो है कांगड़ा घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
और यहाँ पे आप शिवालिक में दून घाटी पड़ती है। शिवालिक में ये देखिए लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यहाँ देखिए ये लघु हिमालय मध्य हिमालय को कहा जाता है और शिवालिक, और यहाँ बीच में अवस्थित है आपकी क्या, दून घाटी। ठीक है। फूलों की घाटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है और नेशनल पार्क भी है। जूकू घाटी अक्सर पूछा जाता है। जूकू घाटी पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड में अवस्थित है, नागालैंड की पहाड़ियों के बीच में। ठीक है। फिर अक्सर परीक्षाओं में एक और चीज़ पूछी जाती है, अराकू घाटी। अराकू घाटी, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ कॉफ़ी की खेती भी की जाती है। काफ़ी जो आप चाय की जगह उसका प्रयोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलता है। ठीक है। यह घाटी गलीकोंडा, सुक्रीमेट्टा तथा चीतामो गोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। अराकू घाटी, ये मिलान करने को अक्सर एग्जामिनेशनों में पूछा गया है, यानी एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है घाटियों से। ठीक है। शांत घाटी डायरेक्ट पूछा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल में अवस्थित है, पलक्कड़ जिले में, पालघाट बोलते हैं इसको। ठीक है। और यह नल्ला मलाई श्रेणी में अवस्थित है। आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है ज्योग्राफी की ये जो फैक्चुअल सीरीज चल रही है रिजल्ट मित्रा पर, आप इसे बेहद पसंद कर रहे होगे। तो अब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हो। और मल्टीपल जगह, जैसे आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को अन्य माध्यमों से भी आप देख सकते हो। और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो आपको, किसी भी वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए भारत का भूगोल। जय हिंद।